हेलो फ्रेंड्स, क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में हम 6 मार्च के सभी करंट अफेयर्स को यहां पर डिटेल में समझेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन यहां पर आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। सभी एग्जाम रिलीवेंट है, इसीलिए इजीली ध्यान से समझिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, सबसे पहले देखिए, कल मैंने आपको 3 क्वेश्चन ऑफ द डे दिए थे, मैंने सभी के कमेंट देखे, सभी का आंसर बिल्कुल सही था। उसके आंसर को हम एंड में डिस्कस करेंगे और इसके अलावा एक एग्जाम का नोटिफिकेशन भी आज मैं आपको बताने वाला हूं, उसे भी हम लास्ट में ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज के क्वेश्चन ऑफ द डे आप सभी को मैं दे देता हूं, इसका आंसर आपको कमेंट में करना है, जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है? सेकेंड, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? और थर्ड, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास भारत और किस देश के मध्य में आयोजित किया जाता है? प्रीवियस काफी एग्जाम्स में ये तीनों क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, इसीलिए आंसर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। कल के जो क्वेश्चन ऑफ द डे थे उनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम शुरू करते हैं 6 मार्च के करंट अफेयर को। सबसे पहला करंट अफेयर देखिए आज के सेशन का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दिया? देखिए, कोई भी देश गर्भपात को ऑर्डिनरी कानून लाकर, ऑर्डिनरी लॉ लाकर दर्जा देता है, ये तो ठीक है, ये नॉर्मली सुनने में आता है। लेकिन फ्रांस वर्ल्ड का पहला ऐसा देश बन गया है फ्रेंड्स, जिसने अपने यहां पर एबॉर्शन या गर्भपात को संवैधानिक दर्जा दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया है। फ्रांस में काफी समय से एक आंदोलन चल रहा था इसके लिए, माय बॉडी माय राइट नाम का, काफी अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे थे इसके लिए। इसीलिए अब फ्रांस ने अपने संविधान में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दे दिया। फ्रांस का जो संविधान है फ्रेंड्स, वो 1958 में लागू हुआ था। जो वर्तमान आप देख रहे हो वो 1958 में लागू हुआ था। अभी तक 2008 तक इसमें 24 बार संशोधन किया जा चुका था। 24th अमेंडमेंट हो चुके थे, अब 25th अमेंडमेंट किया गया है और गर्भपात को संवैधानिक दर्जा दिया गया। किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा। पश्चिमी यूरोप का एक देश है। आपको यहां पर यह पता होना चाहिए कि 2022 में जो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है, उसने अपने यहां पर जो गर्भपात को कानूनी दर्जा था उसको खत्म किया था। अब इसके बाद फ्रांस का ये एक बोल सकते हैं बहुत ही साहसिक एक कदम है, जहां पर इसने गर्भपात को संविधान में शामिल किया और महिलाओं को यह राइट दिया है कि वो गर्भपात करवा सकती है। माय बॉडी माय राइट। ओके, तो ये कौन सा देश है? ये है फ्रांस। आंसर हो जाएगा आंसर सी। डिटेल जानेंगे तो ये मैं आपको बता चुका हूं, फ्रांस का जो वर्तमान संविधान है 1958 में लागू हुआ था। फ्रांस की हमको थोड़ी सी देखिए ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल कंडीशन देख लेनी चाहिए, थोड़ा सा इसका बेसिक्स जान लेना चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ज्योग्राफी समझ लीजिए पर क्वेश्चन आते हैं। देखिए, फ्रांस की बात करें तो पहले समझते हैं कि इसकी नेबर कंट्री कौन कौन सी। तो देखिए, इधर से बेल्जियम एक छोटा सा आपको देश दिखेगा, ये लग्जमबर्ग है। इसके अलावा जर्मनी की सीमा फ्रांस से लगती है, यह है स्विट्जरलैंड, इधर से यह है इटली, और इधर आते हैं तो इधर देखने को मिलता है स्पेन। यह स्थलीय सीमा है जो कि फ्रांस से टच होती है। रिपीट करता हूं, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली और इधर स्पेन। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, जो कि सीन नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। ओके, फ्रांस की कैपिटल पेरिस सीन नदी के तट पर है। इसके अलावा एक हेडक्वार्टर, यूनेस्को का मुख्यालय हमें पेरिस में देखने को मिलता है। फैशन की नगरी कहलाता है फ्रांस का शहर पेरिस। ओके, इंटरपोल का हेडक्वार्टर भी हमको फ्रांस में ही देखने को मिलेगा। फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है इंग्लिश चैनल, यहां पर देखने को मिलेगा। और इंग्लिश चैनल के पास एक जल संधि है जिसे कहा जाता है डॉवर जल संधि, जो कि इंग्लिश चैनल और इसके अलावा नॉर्थ सी को अलग करती है, जोड़ती है, इसको राइट कर लीजिए। तो इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को कनेक्ट करती है कौन? डॉवर जल संधि। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को कौन अलग करता है? तो ये इंग्लिश चैनल अलग करता है। फ्रांस के दक्षिण में मेडिटेरियन सी है और इसके पश्चिम में बे ऑफ बिस्के देखने को मिलती है, मतलब बिस्के की खाड़ी देखने को मिलती है। ये जो पूरा आपको क्षेत्र देखने को मिल रहा है, ये अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। ओके, तो ये है फ्रांस। छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखिएगा।
फ्रांस की कैपिटल पेरिस, मैंने आपको बता दी। यहाँ के आपको प्रेसिडेंट के बारे में पता होना चाहिए, इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के वर्तमान में प्रेसिडेंट के पद पर है। ओके, तो बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। क्वेश्चन हमारा था गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला देश कौन, तो ये हो जाता है फ्रांस। क्लियर। अगला क्वेश्चन, बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत, सबसे पहला फैक्ट नोट कीजिए, बी साई प्रणीत किस खेल से संबंधित है। ओके, तो ये बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने संन्यास की घोषणा की। इन्हें निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखिए, साई प्रणीत की बात करें तो 31 साल के बैडमिंटन प्लेयर है भारत के। हाल ही में देखिए, इन्होंने चोट के कारण, चोट से काफी समय से, काफी सालों से जूझ रहे थे, इसीलिए अब इन्होंने अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन खेलों से संन्यास ले लिया। बैडमिंटन के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण इन्हें 2019 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। काफी फेमस रहे हैं, यहां पर आप देख सकते हैं अर्जुन पुरस्कार प्राप्त है बी साई प्रणीत। क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि भारत के किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो याद रखिएगा ये तेलंगाना हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। अर्जुन अवार्ड दिया गया था 2019 में, क्योंकि 2019 में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में देखिए इन्होंने स्विट्जरलैंड में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। इसके पहले यह कारनामा प्रकाश पादुकोण ही कर पाए हैं 1983 में। 36 साल बाद वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में फिर से ब्रॉन्ज जीता किसने, बी साई प्रणीत ने। और BWF विश्व चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीतने वाले बैडमिंटन खेलों में ये भारत के दूसरे खिलाड़ी है अभी तक। पहले कौन थे, प्रकाश पादुकोण। ओके, तो 2019 में ही इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया था इनकी इस उपलब्धि के कारण। टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन टोक्यो ओलंपिक के बाद काफी जूझ रहे थे परफॉर्मेंस से, क्योंकि शरीर में इनको दर्द था, ये काफी बीमारियों से जूझ रहे थे। तो अब इन्होंने अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की। कौन, बी साई प्रणीत। ओके, अर्जुन पुरस्कार से हमारा क्वेश्चन था कब दिया गया इन्हें, 2019 में। वैसे अगर इनसे क्वेश्चन आया तो आपसे डायरेक्ट यही पूछेगा कि किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा, या फिर कहां से बिलोंग करते हैं, तो हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, 5th राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 की थीम क्या थी। देखिए, पहले हमें इस फेस्टिवल को समझना पड़ेगा, क्या है ये, नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल। भारत के जो यूथ है उनको संसदीय कार्रवाई की जानकारी देना, संसद में काम कैसे होता है, क्या काम होता है, इनको बताना देश के यूथ को, युवाओं को। क्यों, क्योंकि यही आगे चलकर भारत को रिप्रेजेंट करेंगे पूरे वर्ल्ड में। तो इनको पता होना चाहिए कि भारत की डेमोक्रेसी कैसे चलती है। तो मजबूत लोकतंत्र के बारे में इनको जानकारी देना, संसदीय कार्रवाई के बारे में इनको जानकारी देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव की शुरुआत की गई थी 2019 में। ओके, पहला संस्करण 2019 में आयोजित किया गया और अब 5th राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में आयोजित किया गया। उद्देश्य पता चल गया, यहां पर थीम याद रखिएगा, यंग वॉइसेस इंगेज एंड एम्पावर फॉर नेशंस ट्रांसफॉर्मेशन। ये थीम है 2024 में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव की। 5th एडिशन है 2024 में। आंसर हो जाएगा आंसर ए। सारी जानकारी मिल गई। यहां पर आप देख सकते हैं किस मंत्रालय के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है इस फेस्टिवल को, यह इंपॉर्टेंट है। तो यह मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है। वैसे कुछ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन भी हेल्प करते हैं, उनके सहयोग से इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है, लेकिन हमसे मिनिस्ट्री पूछी जाएगी तो ये कौन, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ओके, 5th राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 की थीम यंग वॉइसेस इंगेज एंड एम्पावर फॉर नेशंस ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला संस्करण याद रखिएगा 2019। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2024 के दौरान रक्षा मंत्री ने कौन सी योजना शुरू की। आपको याद है लास्ट सेशन में डेफ कनेक्ट कॉन्फ्रेंस के बारे में मैंने आपको बताया था। डेफ को अगर आप फुल करेंगे ना तो ये डिफेंस कनेक्ट एक कॉन्फ्रेंस है। उद्देश्य बताया था मैंने आपको, भारत को रक्षा क्षेत्र डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाना। डिफेंस सेक्टर के जितने भी स्टार्टअप हैं, जितने भी उद्योग हैं, सशस्त्र बल हैं भारत के, उनको एक मंच प्रदान करना, यह उद्देश्य था डेफ कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2024 का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका इनॉग्रेशन किया था।
अब इसी के दौरान राजनाथ सिंह ने देखिए एक योजना को लॉन्च किया है जिसका नाम है अदिति योजना। आंसर ए हो जाए। अदिति योजना क्या है ये हमको पता होना चाहिए। तो देखिए जब डिफेंस की बात हो रही है तो आपको ये समझ में आएगा कि डिफेंस से ही रिलेटेड होगी। देखिए इस योजना के तहत क्या होगा कि ऐसे स्टार्टअप जो कि भारत के डिफेंस सेक्टर में काम करने वाले हैं या काम करेंगे, उन्हें 25 करोड़ रुपए तक की आर्थिक सहायता सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। शुरुआती चरण में 2 साल के लिए इसे शुरू किया जाएगा अदिति स्कीम को। योजना के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखिए 750 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। 750 करोड़ रुपीस मंजूरी दी है। अब जो स्टार्टअप होंगे एक एक स्टार्टअप को 25 करोड़ रुपीस की आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना क्या है? अदिति योजना। और डेफ कनेक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां किया गया? तो सेम मोनेक्स सेंटर, मैंने आपको बताया था कल के सेशन में, दिल्ली में स्थित है। ओके, भारत की राजधानी में यहीं पर डेफ कनेक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और अदिति स्कीम की घोषणा की गई। समझ में आ गया? किस राज्य के अंबाजी सफेद संगमरमर को जीआई टैग प्रदान किया गया? अंबाजी का नाम सुना होगा आपने, भारत के शक्तिपीठों में से एक है। शक्तिपीठ है भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण। किस राज्य में आता है पता है? अंबाजी शक्तिपीठ भारत के गुजरात राज्य। ये अंबाजी शहर है फ्रेंड्स जहां पर शक्तिपीठ स्थित है। यहीं पर संगमरमर पाया जाता है, सफेद संगमरमर अंबाजी शहर में। इसकी विशेषता यह है फ्रेंड्स कि ये एक मोमी टाइप का होता है, थोड़ा मुलायम होता है, तो नक्काशी के लिए बहुत अच्छा है। हाल ही में देखिए गुजरात के अंबाजी सफेद संगमरमर को जीआई टैग से सम्मानित किया गया। कहां पाया जाएगा? भारत के गुजरात राज्य। एक और गुजरात के प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है, यह है कच्छ रोगन शिल्प। कपड़े पे रंगीन चित्रकारी या कला से संबंधित है कच्छ रोगन शिल्प, गुजरात के कच्छ में फेमस है, तो इसको भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया। ओके, कल के सेशन में भी हमने एक जीआई टैग पढ़ा था अगर आपको याद हो। जितने भी जीआई टैग अभी दिए गए हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखो हमने कल पढ़ा था सिल्वर फिलिग्री, चांदी की एक नक्काशी कला है, ओडिशा से रिलेट करती, इसको दिया गया है जीआई टैग। इसके अलावा वॉगलार मलमल जो कि एक कपड़े का फॉर्म है, कपास से बनने वाला, ये पश्चिम बंगाल राज्य में फेमस है। ठीक है ना, हथकरघा शिल्प है, ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश के नरसापुर क्रोशे लेस उत्पाद को भी जीआई टैग दिया गया हाल ही में। इसके अलावा मध्य प्रदेश में रतलाम रियावन लहसुन, जो कि रतलाम में एक लहसुन उगाई जाती है, महक के कारण फेमस है, इसे भी जीआई टैग दिया गया। असम का माजुली मास्क और माजुली पांडुलिपि चित्रकला, इसे भी जीआई टैग दिया गया। रीसा वस्त्र त्रिपुरा में फेमस है, कल के सेशन में बात की थी, इसको भी जीआई टैग दिया गया। और तेलंगाना में हैदराबाद की लाख की चूड़ियों को भी हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया। हमारा क्वेश्चन अंबाजी सफेद संगमरमर से है तो हमें उसे भी याद रखना चाहिए। कहां का है? गुजरात का, हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया। ओके, नेक्स्ट, किस परमाणु ऊर्जा स्टेशन में देश का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्थापित किया जा रहा है? ठीक है ना, तो क्या है ये स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है क्या? पहले इसको समझो। तो ये क्या करेगा? यूरेनियम 238 को ईंधन के रूप में यूज करता है और खपत से ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसे कहा गया है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। हाल ही में इसकी स्थापना की गई है कलपक्कम मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन में। ठीक है, भारत के पीएम की मौजूदगी में इसकी स्थापना की गई। तमिलनाडु राज्य में स्थित है कलपक्कम परमाणु ऊर्जा स्टेशन, जिसे मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन के नाम से जाना जाता है। इस रिएक्टर के चालू होने के बाद, मतलब प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के चालू होने के बाद, रशिया के बाद भारत दूसरा ऐसा देश बन गया है फ्रेंड्स जहां पर प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। कहां पर है भारत में? तो कलपक्कम परमाणु ऊर्जा स्टेशन। आंसर हो जाएगा आंसर बी। इमेज देख सकते हैं आप यहां पर, यह है भारत के पीएम, इनकी मौजूदगी में इसे शुरू किया गया है। क्षमता की बात करें तो इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की क्षमता 500 मेगावाट है, 500 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, और इसका निर्माण भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि कलपक्कम में स्थित है, इसके द्वारा किया गया। यह तो बात हो गई मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन की, कलपक्कम की। इसके अलावा भारत के अदर न्यूक्लियर पावर स्टेशन के बारे में जान लें।
तो अच्छा होगा, कहीं ना कहीं हमें क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते। कौन? पहला काकरापार गुजरात में, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन। कलपक्कम पढ़ चुके हैं तमिलनाडु। नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में। केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके अलावा राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र, नाम से समझ में आएगा। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में। और कुडनकुलम, ये भी काफी सुर्खियों में रहता है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है। कलपक्कम और कुडनकुलम, ठीक है, थोड़े नाम थोड़े अजीब है, तो याद रखिएगा भारत के तमिलनाडु राज्य। क्लियर? इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, इसे इंटरनेशनल डिसआर्मेंट डे के नाम से पुकारा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस है क्या, पहले यह समझते हैं। तो देखिए, पूरे वर्ल्ड में जो हथियारों पर पैसा खर्च किया जा रहा है, 2022 का डेटा है, ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड में जो सैन्य खर्च है पूरे वर्ल्ड में $2.24 ट्रिलियन था 2022 में। पूरे वर्ल्ड में 12,700 परमाणु हथियार है अलग अलग देशों के पास। आप समझ रहे हो, पूरा वर्ल्ड एक बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। एक गलती, थर्ड वर्ल्ड वॉर, और पूरी मानवता, ह्यूमन बीइंग खत्म। ओके, तो इसीलिए ये जरूरी है कि इन सभी देशों के मध्य में शांति स्थापित की जा सके और जो हथियार बढ़ाए जा रहे हैं उनको घटाया जा सके, इसके अप्रसार के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके। यही है इंटरनेशनल डिसआर्मेंट डे। ओके, अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस यह मनाया जाता है हर साल 5 मार्च को। शुरुआत लास्ट ईयर ही की गई है, पहली बार 2023 में ही इसे मनाया गया है 5 मार्च को, और अब दूसरी बार सेलिब्रेट किया गया। ओके, उद्देश्य समझ में आ गया, डे मिल गया, काम हो गया। ओके, इस हर साल 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहली बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 5 मार्च 2023 को इसकी शुरुआत की थी लास्ट ईयर, और अब इसे दूसरी बार मनाया गया। उद्देश्य आपको पता चल गया। आगे आ जाइए। नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, या शॉर्ट में कहा जाए एनएचपीसी। ओके, एनएचपीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त किए गए? तो एनएचपीसी के प्रबंधक और अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है राजेंद्र प्रसाद गोयल को। आंसर हो जाएगा आंसर सी। भारत की जल विद्युत कंपनी है, एनएचपीसी के नाम से जानी जाती है, शेयर मार्केट में भी लिस्टेड कंपनी है। तो इसके हाल ही में नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है राजेंद्र प्रसाद गोयल। इनके पहले इस पद पर अभय कुमार सिंह थे, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, इनको छोड़ सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद गोयल को याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। संस्था का नाम याद रखिएगा एनएचपीसी। ओके, राजेंद्र प्रसाद गोयल इसके अध्यक्ष और एमडी के रूप में नियुक्त किए गए। आगे आइए। भारत की जल विद्युत उत्पादन कंपनी है, 1975 में इसकी स्थापना की गई थी और हरियाणा के फरीदाबाद में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। कौन? एनएचपीसी, ठीक है ना। इसके अध्यक्ष और एमडी के रूप में कौन नियुक्त किए गए? राजेंद्र प्रसाद गोयल। एक और नियुक्ति यहां पर आपको याद रखना चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। ये चीफ सेक्रेटरी हैं बिहार के, हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रजेश मल्होत्रा। अगर आप बिहार की किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये पूछा जा सकता है ना। ब्रजेश मल्होत्रा मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं बिहार राज्य के। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य के बेगमपेट हवाई अड्डे पर सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेंटर का इनॉग्रेशन किया गया? तो काफी सुर्खियों में रहता है बेगमपेट हवाई अड्डा, अगर आपने कभी नाम सुना हो। कहां पर है? भारत के तेलंगाना राज्य में। यहीं पर भारत के पीएम ने हाल ही में सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। ओके, ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है इसकी भी बात कर लेते हैं। तो इनॉग्रेशन किसने किया? सबसे पहली चीज भारत के पीएम ने। तेलंगाना में है बेगमपेट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है ना।
उद्देश्य की बात करते हैं तो देश में एविएशन स्टार्टअप से रिलेटेड रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इस सेंटर में चलाए जाने वाले। ठीक है, एविएशन क्षेत्र में जो भी स्टार्टअप काम करते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, रिसर्च और स्किल्स सिखाई जाएगी कि कैसे रिसर्च करना है, क्या स्किल्स चाहिए। तो इसके लिए स्थापित किया गया है सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेंटर, बेगमपेट अंतरराष्ट्रीय अड्डा, कहां पर? भारत के तेलंगाना राज्य में। ठीक है ना, भारत में एविएशन स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना इस सेंटर को स्थापित किए जाने का मुख्य उद्देश्य। ओके, लास्ट क्वेश्चन। मार्च माह में मूडीज ने वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान कितना बताया? तो ये अमेरिका बेस्ड एक कंपनी है, एक संस्था है फ्रेंड्स, मूडीज के नाम से। इसने हाल ही में 2024 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया है 6.8%। वैसे कुछ समय पहले भी इसने 2024 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया था, तब इसने 6.1% लगाया था और अब इसे बढ़ाकर 6.8% किया। ओके, 2025 का भी इसका अनुमान है कि भारत में 2025 में 6.4% जीडीपी ग्रोथ रहने वाली है, जो कि 2024 के बाद नेक्स्ट ईयर 2025 में चुनाव ना हो जाएंगे, एक साल हो जाएगा गवर्नमेंट को, तो उसके बाद थोड़ा सा जीडीपी ग्रोथ घटेगी भारत की, ये अनुमान है मूडीज का। अभी भारत में कैपिटल स्पेंडिंग के कारण और देश में मजबूत मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को देखते हुए मूडीज ने अपनी ही पुरानी रेटिंग को बढ़ाया है। पहले इसने 2024 के लिए रेटिंग दी थी 6.1% और अब रेटिंग दी है 6.8%। कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए? तो 2024 के लिए। क्लियर? तो यहां पर 6 मार्च के सभी करंट अफेयर यहां पर हमने डिटेल में समझे। सारी रिलीवेंट इंफॉर्मेशन जो भी हो सकती थी इन क्वेश्चंस की वो मैंने आपको बता दी। अब हम रिवीजन करेंगे। लास्ट डे जो हमने करंट अफेयर पढ़े हैं देख तो ले कितना याद है हमको। आइए, सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन? बता दोगे कौन है? सुमन कुमारी, आंसर सी। ठीक है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 के अनुसार ऊर्जा के क्षेत्र में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला स्टेट कौन? कौन है? कर्नाटक, आंसर ए। हाल ही में पुरातत्ववेत्ता अरुण कुमार शर्मा का निधन हो गया। कब पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे? तो ये सम्मानित किए गए थे 2017। इसके बाद शहबाज शरीफ किस देश के पीएम नियुक्त किए गए? इजी, पाकिस्तान। दिल्ली के मोनेक्शा सेंटर में डेफ कनेक्ट 2024 का इनॉग्रेशन किसने किया? आज के सेशन में भी हमने बात की। किसने किया? राजनाथ सिंह। और किस स्कीम को लॉन्च किया? अदिति स्कीम को। किस राज्य सरकार द्वारा इंदिरा अम्मा आवास योजना की शुरुआत की गई? कौन सा स्टेट है? भारत का तेलंगाना। अगला, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन? इजी, उत्तर प्रदेश। अगला, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? कौन सा राज्य? भारत का मणिपुर। मैतेई जनजाति का क्वेश्चन हमने लिया था, कहां पर पाई जाती है? मणिपुर। किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग दिया गया? अभी बात की हमने, कौन सा स्टेट है ये? भारत का ओडिशा। और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा सिंदरी उर्वरक संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बता दोगे? भारत के झारखंड राज्य। ओके, तो लास्ट डे ये सभी क्वेश्चंस हमने डिटेल में समझे थे, आज हमने रिवाइज कर लिए। अब आपके लिए कल के क्वेश्चन ऑफ द डे इजी, 2 का आंसर है तमिलनाडु। जल्लीकट्टू फेस्टिवल तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है और भारत का दूसरा स्पेस पोर्ट भी तमिलनाडु राज्य में ही खोला जा रहा है। ठीक है, मैतेई समुदाय किस राज्य से संबंधित है? तो ये है भारत के मणिपुर राज्य से। ओके, तो आज के जो क्वेश्चन ऑफ द डे हैं उनका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आप सभी के लिए एक नोटिफिकेशन आया फ्रेंड्स, एसएससी की एग्जाम आई है, एसएससी सीपीओ 2024। इसका नोटिफिकेशन आया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ के लिए 4187 पोस्ट है, वैकेंसीज है। इसके अलावा अप्लाई कर सकते हैं आप 4 मार्च से लेकर 28 मार्च तक, मतलब फॉर्म ओपन हो चुके हैं। क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएशन, जितने भी स्टूडेंट हैं। और एज लिमिट की बात करें तो 20 से 25 ईयर है, लेकिन
आपको कैटेगरी वाइज कुछ रिलैक्सेशन होगा, वो आप देख लीजिएगा। तो एज लिमिट आप वहां पर देख लीजिएगा। 4 आपकी स्टेजेस है एग्जाम की, आपको यहां पर देख लीजिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे 2 बार, एक बार फिजिकल टेस्ट होगा और एक बार आपका मेडिकल है। ओके, फर्स्ट पेपर की एग्जाम डेट मई में है, 9, 10 और 30। क्लियर? तो जितने भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं एसएससी सीपीओ 2024 के लिए वो फॉर्म फिलअप करें। और कुछ भी प्रॉब्लम आता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक हेल्पलाइन नंबर है हमारा, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको बहुत ही इजीली 6 मार्च का 2024 का करंट अफेयर समझ में आ गया होगा। देखिए, आपको ईयरली करंट अफेयर की बुक के बारे में बता देता हूं। आपको मार्च अपडेट आपके लिए अवेलेबल है, मार्च अपडेटेड बुक अवेलेबल है। इसके अलावा करंट अफेयर की ईयरली आपकी टेस्ट सीरीज आपके रूट एप्लीकेशन पर शुरू हो गई है। जिन्होंने भी बुक परचेस कर रखी है उनके लिए वो टेस्ट सीरीज रूट एप्लीकेशन पर बिल्कुल फ्री है, तो वो जाकर वहां पर लगाइए। देखिए, अगर आपने ये ई बुक पढ़ी है तो आपके क्वेश्चन बहुत ही इजीली वहां पर आप सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको अपडेट भी अच्छा लगा होगा, पूरा सेशन अच्छा लगा होगा, ध्यान से आपने पूरे सेशन को एंजॉय किया होगा। ओके, पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ ले लीजिएगा, या फिर रूट एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आज के सेशन को बहुत इजीली हमने पूरा डिस्कस किया। कल के सेशन में फिर मुलाकात करेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजों को और आगे चलकर एड ऑन करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, कल के सेशन में मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।